और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेला शुरू हो गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रशासन के आकलन पर गौर करें तो इस बार भीड़ काफी ज्यादा होगी। ऐसे में देवघर बाबा मंदिर सहित पूरे कांवरिया पथ और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, ताकि सुरक्षित माहौल में बाबा भोले के भक्त जल अर्पण कर सके। ऐसे में पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए हैं। एडीजी से लेकर कई सीनियर पुलिस पदाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रावणी मेले को लेकर 22 अस्थायी ओपी बनाया गया है। 11,500 जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें जिला पुलिस, रैप और एनडीआरएफ के जवान शामिल हैं। पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ अच्छे से व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। कमांड कंट्रोल रूम के जरिए सभी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और इसके अलावा महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। आज सावन का पहला दिन है और कोरोना महामारी के 2 साल के बाद देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर बाबा धाम के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग है, जहां मान्यता है कि भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन महीने में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर देवघर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करते हैं। पूरे देश के लोग यहाँ भोले के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शंकर को जल अर्पण करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। भक्त बड़ी ही श्रद्धा से इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने आते हैं। सावन महीने की शुरुआत हो गई है। कांवरिया सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने झारखंड के देवघर तक पैदल जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं बिहार सरकार ने कांवरिया पथ को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया है। मुंगेर में जिला प्रशासन ने सरकार के इस आदेश पर पालन करते हुए दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही पान, बीड़ी और गुटखा बेचते हुए दुकानदारों पर सख्ती की जा रही है। तारापुर में भारी मात्रा में गुटखा सिगरेट जब्त किया गया है, जिसे पुलिस ने आग के हवाले कर दिया। जब्त किए गए सभी तंबाकू सामग्री तकरीबन 50,000 से अधिक की बताई जा रही है। अनुमंडल के तीनों अंचल अधिकारी के द्वारा लगातार माइकिंग कराई जा रही है। साथ ही तंबाकू युक्त सामग्री की बिक्री या सेवन करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर खराब मौसम और बारिश का कहर जारी है। बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राज्य के लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस बारिश के कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं अमरावती में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण अमरावती के गांधी चौक से अंबा देवी सड़क पर स्थित 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। पहले मकान का थोड़ा हिस्सा गिरता है, जिसके बाद दुकान से लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद पलक झपकते ही घर मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मकान के गिरते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में चरघरा पंचायत का कुबरी गांव विकास की दौड़ में काफी पीछे है। गांव तक पहुंचने के लिए ना तो सड़क बन सकी है और ना ही बुनियादी सुविधाएं ही लोगों को मिल सकी हैं। गांव में आने जाने के लिए लोगों को नदी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ एक अदद पुल तक नहीं बन सका है। बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से करीब 3,000 लोग जल कैदी बन जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में दिक्कतें होती हैं। ऐसी कई परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस प्रकार लगभग 3,000 की आबादी बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय विधायक को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है, लेकिन विधायक जी सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। ग्रामीण अब परेशान हो चुके हैं। ये सभी अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, हम लोग को परेशानी है। और वो बरसात आ गया, उसके बाद सोचना है कि इधर से पारे न होना, बरसात में पारे न हो सकते हैं। बैलगाड़ी यहाँ सब फंस जाता है, बैलगाड़ी सब फंस जाता है। अभी भी बैलगाड़ी फंसा है नदी की वजह से। लोगों का ये हुजूम सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए उमड़ा है। ये अपने पूजा स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहते हैं। दरअसल पाकुड़ जिले के रांगामटिया गांव के सैकड़ों ग्रामीण एक जमीन को लेकर गांव में ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रांगामटिया के पुरातन पतीत के जमीन को गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अब तक इस जमीन का कोई भी रैयत के साथ बंदोबस्ती नहीं हुआ है, लेकिन अनिल हेम्ब्रम और सकल हेम्ब्रम अपना जमीन बताकर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ग्रामीण किसी भी कीमत पर जमीन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर वो पूजा करते आ रहे हैं। वहीं जमीन के दावेदार का कहना है कि उनके पिता को 1976 की बंदोबस्ती में जमीन मिली है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मैदान पर उनका पूजा स्थल है, वे किसी कीमत पर इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थम नहीं रहा। सूबे के कुल्लू जिले के फेमस टूरिस्ट स्पॉट मनाली में भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते मनाली के भजोगी नाले में बाढ़ आ गई और घरों सहित वॉल्वो बस स्टैंड में पानी घुस गया। इस दौरान हाईवे के ऊपर से नाला बहने लगा और सारा सैलाब सड़क पर आ गया। मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से एक सड़क शहर के लिए कटती है और हाईवे नीचे से गुजरते हुए आगे जाती है। बुधवार सुबह भारी बारिश से नाले का पानी वार्ड 1, 2 और 3 में लोगों के घरों में जा घुसा। साथ ही मनाली वॉल्वो बस स्टैंड भी नाले में तब्दील हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बसों में भी पानी भर गया। बस की सीटें, इंजन सब कुछ पानी से सराबोर हो चुके हैं। बस स्टैंड किसी दरिया की तरह दिखाई दे रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भी पानी भर गया। साथ ही चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अब सारा मलबा आ चुका है। गढ़वा में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीसी के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने बुलडोजर से अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। विभाग को सरकारी भूमि और नदियों के अवैध अतिक्रमण की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यहाँ सरस्वती नदी और तिरैया नदी पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है, जिससे नदी का इलाका सिकुड़ गया है। शिकायत मिलने पर डीसी ने जांच की और दोषी अंचला कर्मी पर कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही बरतने पर हल्का कर्मचारी को शो कॉज जारी करते हुए अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। डीसी ने अतिक्रमण कर नदी का प्रवाह रोकने के आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया। दरअसल डीसी को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि लोग सरकारी भूमि और नदियों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसकी सूचना के आधार पर प्रशासन ने बुलडोजर के साथ मकान को ध्वस्त किया। गोड्डा में आवास योजना के नाम पर लूट मची है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह आदिम और पहाड़िया जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना लाई गई है। इसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,03,000 रुपए की राशि सीधे लाभुक के खाते में दी जाती है। मकसद है बिचौलिए के चंगुल से लोगों को बचाना, लेकिन इसके बाद भी बिचौलिए योजना में हावी दिख रहे हैं। बरहेट विधानसभा के सुंदर पहाड़ी इलाके में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को बिरसा आवास का लाभ दिया गया है। इसके तहत गांव में 14 से 15 आवास बनाने थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी एक भी आवास नहीं बन पाया है। देखा जा सकता है कि कुछ मकान की छत नहीं बन पाई है, तो कुछ मकान का सिर्फ ढांचा तैयार किया गया है। किसी में दरवाजे तक का निर्माण नहीं हो सका है। लोगों का आरोप है कि बिचौलिया नंदकिशोर के कब्जे में उनका पासबुक है और सारे लेन देन वही करता है, और अब बरसात के वक्त लोग अपने खर्च पर घर बनाने में जुट गए हैं। आतंकियों ने पटना को दहलाने की साजिश रची थी। पटना में दंगा फैलाने की भी साजिश थी। पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी।
इसके लिए राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ में समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम पिछले एक पखवाड़े से चल रहा था। 6 और 7 जुलाई को इसके लिए बैठक हुई थी। इसके लिए दक्षिण भारत से 12 सदस्यीय टीम के पटना आने की जानकारी आईबी दिल्ली ने दी थी, जिसके बाद एनआईए, एटीएस और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आतंक की ट्रेनिंग देने का काम सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतर परवेज और झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन कर रहा था। इसके लिए उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से और केरल जैसे राज्यों से फंडिंग मिलती थी। यहाँ भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा था। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारीशरीफ से अब तक 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। सूने मकान, वीरान हुई गलियां, कई मकानों में लटके हैं ताले। ये नजारा है सीवान के महाराजगंज अनुमंडल के रिसौरा गांव का, जहां 2 लोगों की हत्या के बाद इस तरह का माहौल बना हुआ है। कई मकानों में ताले लटके हुए हैं तो कई लोग गांव और अपने घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है तो सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, मानो गांव में कोई है ही नहीं। दरअसल 14 जून को एक व्यापारी का शव बरामद हुआ था। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की थी और सभी सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मुख्य आरोपी की 28 जून को पीट कर हत्या भी कर दी गई। इसके बाद अब ग्रामीणों के अंदर भय बना हुआ है, कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। इसी के डर से कई लोग फरार हो चुके हैं। एसपी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं निर्दोष लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। साक्ष्य के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सूखे खेत, माथे पर सिकन और बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए ये किसान अपनी फसल को बर्बाद होते देख परेशान हैं। कुछ दिन की बारिश के बाद गोपालगंज में मानसून रूठ गया है, खेतों में दरारें पड़ गई है। बारिश न होने और तेज धूप के कारण खेतों में धान के पौधे पीले पड़ने लगे हैं तो कुछ झुलसने लगे हैं। रोपे गए खेत में पड़ी दरार को देख किसानों का कलेजा फट रहा है। किसानों का कहना है कि स्थिति सुखाड़ जैसी हो गई है और लगता है कि इस साल अकाल पड़ जाएगा। कृषि विभाग ने 88,000 हेक्टेयर में इस साल धान की रोपनी का लक्ष्य रखा है। अब तक किसानों ने मेहनत कर पंप सेट और अन्य संसाधनों से 50.2% रोपनी की है। इन खेतों को फिर पटवन की जरूरत है। किसान उम्मीद में कर्ज लेकर रोपनी तो कर लिए हैं, लेकिन बारिश न होने से एक बार फिर से सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालात यही रहा तो आखिर कब तक किसान सिंचाई करते रहेंगे? डीजल की बढ़ी महंगाई में पटवन कर रोपनी करना काफी महंगा साबित हो रहा है।